नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। जो हटवा मेहनगर का रहने वाला है, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। यह बदमाश हिस्ट्री शीटर मेहनगर से है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। वह वी मार्ट की लूट में शामिल था। इस बदमाश से 45,200 रुपए, तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एक अन्य बदमाश जिसका नाम वीरेंद्र यादव है, यह कोतवाली आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। यह घटना के दिन घटनास्थल पर मौजूद था। वह पुलिस की गतिविधि पे नजर रखा हुआ था। इस बदमाश से 21,800 रुपए बरामद हुए हैं। शीघ्र ही इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ में अटेवा के आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए जनपद मुख्यालय पर सभी जिला पदाधिकारीगण, ब्लॉक पर्यवेक्षण, ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष तथा ब्लॉक के अन्य सक्रिय पदाधिकारियों के आवश्यक बैठक शहर के प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में हुई। बैठक में सदस्यता अभियान की व्यापक शुरुआत की गई। यह अभियान 15 अगस्त तक अनवरत जारी रहेगा, जिसमें सभी विभागों के संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सर्वप्रथम 1 अक्टूबर दिल्ली पेंशन संक्रांत रैली के लिए जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने डॉक्टर रामजी वर्मा को रैली प्रभारी और वैजनाथ कनौजिया, ओंकार सिंह और विनीता सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया। इसके बाद जिला टीम को मजबूत करने के लिए जनार्दन यादव को जिला संयुक्त मंत्री, बद्री प्रसाद गुप्ता को जिला IT सेल प्रभारी, संजय यादव को जिला सोशल मीडिया प्रभारी, अवधेश कुमार को जिला मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। श्री दुर्गा CPG कॉलेज चंडेश्वर के प्रोफेसर अखिलेश यादव को जिला समन्वयक उच्च शिक्षा अटेवा बनाया गया। इसके बाद सभी ब्लॉक संयोजकों ने अपने अपने ब्लॉक की अटेवा के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष तथा अटेवा के उपाध्यक्ष CP यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नेतृत्व के आह्वान पर आजमगढ़ में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज देर शाम देखिए हमारे साथियों ने अटेवा की सदस्यता लेने के लिए लंबी लाइनें लगाकर खड़ी है और हमारे जिला कोषाध्यक्ष श्री कन्हैया लाल विश्वकर्मा जी लगातार सबको सदस्य बना रहे हैं। मेरे साथ मेरे जिले के तमाम शिक्षक, कर्मचारी, हमारे संगठन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और मैं आशा और विश्वास करता हूँ जनपद आजमगढ़ इस अभियान में प्रथम स्थान हासिल करेगा पूरे प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के बोढ़नपुर तहसील परिसर में ADM प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा द्वारा 20 किसानों को मिनी किट बीज वितरण किया गया है। अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को मुफ्त में बीज वितरण किया गया है, जिससे किसानों को अरहर, मूंग, उड़द, सवा, कोदो की फसल के उत्पाद की बढ़ोतरी करे ताकि इन फसलों के संकट से बचा जा सके। उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि अरहर की बुआई के साथ साथ किसान उड़द की बुआई कर सकते हैं। एक साथ 2 फसलों का लाभ किसान पा सकते हैं। कृषि प्रभारी कोयलसा संतोष यादव ने बताया कि विकासखंड अरौला, कोयलसा, तरौलिया तीनों विकासखंडों के किसानों को तहसील दिवस के अवसर पर बीज वितरित किया गया। इस अवसर पर SP ग्रामीण तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार श्रीराम रंजीत, जितेंद्र पांडे, द्वारिका प्रसाद तिवारी, नीरज तिवारी, शब्बीर अहमद, सुग्रीव अर्जुन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सरकार ने श्री अन्न, जिसको मिलेट्स अंग्रेजी में कहते हैं, इसके उत्पादन के लिए किसानों को निःशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है, जिससे सम लोगों में प्रचार प्रसार हो कि श्री अन्न उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और एक बहुत कम पानी में होता है। अमूमन किसान यहाँ पे ज़्यादातर गेहूँ धान बोता है, इससे अत्यधिक पानी का दोहन हो रहा है। उसकी भी पानी दोहन रोका जा सकेगा। इसके अलावा जो है कई फसलों बोने से, बहुचक्री फसल बोने से, फसल चक्र से खेती भी मजबूत, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अत्यधिक यूरिया वगैरह का प्रयोग भी कम होगा। एक कम फर्टिलाइजर में भी इसका उत्पादन होगा। बिना फर्टिलाइजर देसी खाद में हो जाता है। हाँ, फसल जैसे हर खेतों में लगती है? नहीं, सिर्फ उस खेत में नहीं होगी जहाँ अत्यधिक पानी लग रहा है। पानी जहाँ नीचे की जमीन है वहाँ नहीं होगी, बाकी जहाँ कम पानी की बहुत अच्छी होगी। भी अच्छा है जहाँ पानी ना लगे। हाँ, उसीलिए
कम पानी, एक भी पानी नहीं देना पड़ता। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील परिसर में एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा द्वारा 20 किसानों को मिनी किट बीज वितरण किया गया है। अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को मुफ्त में बीज वितरण किया गया है, जिससे किसानों को अरहर, मूंग, उड़द, सवा, कोदो की फसल के उत्पाद की बढ़ोतरी करे ताकि इन फसलों के संकट से बचा जा सके। उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि अरहर की बुआई के साथ साथ किसान उड़द की बुआई कर सकते हैं, साथ 2 फसलों का लाभ किसान पा सकते हैं। कृषि प्रभारी कोयलसा संतोष यादव ने बताया कि विकासखंड अरौला, कोयलसा, तरौड़िया तीनों विकासखंडों के किसानों को तहसील दिवस के अवसर पर बीज वितरित किया गया। इस अवसर पर एसपी ग्रामीण तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार श्रीराम रंजीत, जितेंद्र पांडे, द्वारिका प्रसाद तिवारी, नीरज तिवारी, शब्बीर अहमद, सुग्रीव अर्जुन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सरकार ने श्री अन्न, इसको मिलेट्स अंग्रेजी में कहते हैं, इसके उत्पादन के लिए किसानों को निःशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है, जिससे सब लोगों में प्रचार प्रसार हो कि श्री अन्न उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और एक बहुत कम पानी में होता है। अमूमन किसान यहाँ पे ज़्यादातर गेहूँ धान बोता है, इससे अत्यधिक पानी का दोहन हो रहा है, उसकी भी पानी दोहन रोका जा सकेगा। इसके अलावा जो है कई फसलों बोने से, बहुचक्री फसल बोने से, फसल चक्र से खेती भी मजबूत, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, अत्यधिक यूरिया वगैरह का प्रयोग भी कम होगा, एक कम फर्टिलाइजर में भी इसका उत्पादन होगा। बिना फर्टिलाइजर, हाँ बिना फर्टिलाइजर, देसी खाद में हो जाता है। हाँ या फसल जैसे हर खेतों में लगती है? नहीं, सिर्फ उस खेत में नहीं होगी जहाँ अत्यधिक पानी लग रहा है। पानी जहाँ नीचे की जमीन है वहाँ नहीं होगी, बाकी जहाँ कम पानी की बहुत अच्छी होगी। भी अच्छा है जहाँ पानी ना लगे। हाँ, उसीलिए कम पानी, एक भी पानी नहीं देना पड़ता। थाना कोतवाली अंतर्गत बी मार्ट के पास घटित लूट की घटना संलिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। लूट की धनराशि 21,800 रुपये बरामद किए गए हैं। पूर्व में 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। एक बता दें कि वादी प्रमोद कुमार पुत्र राम सेवक निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, जो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड गोरखपुर में कलेक्शन काम करता है, 3 जुलाई को कई स्थानों से कैश कलेक्शन करते हुए कुल 7,11,911 रुपये इकट्ठा किया था। जैसे वो बीमार्ट से समय करीब लगभग 12 बजे निकला, बाइक सवार 3 व्यक्तियों ने आकर बंदूक चलाकर पैसे से भरा बैग छीन कर भाग गए। इसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज उसका 7वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बूढ़नपुर तहसील से रानीपुर होते हुए नूना में जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस सड़क का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व किया गया है कि हालत यह हो गई है कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि गड्ढे में सड़क है या गड्ढे में सड़क में गड्ढे है, जिसके चलते यात्री फिसल करके बारिश के मौसम में गिर जाते हैं और चोटिल हो जा रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का दावा है कि जब से सड़क का निर्माण किया गया तब से ना तो सड़क की मरम्मत की गई, ना ही निर्माण कार्य किया गया। विभागीय उदासीनता के चलते इस सड़क की ना तो मरम्मत की जा रही है और ना ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है। विभागीय उदासीनता के चलते लोगों को इस दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर बात करें अतरौड़िया क्षेत्र की तो ऐसा ही हाल क्षेत्र की दर्जनों सड़कों का है, जहां प्रदेश सरकार दावा करती है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढा युक्त सड़कें सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दिया है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। भजराम यादव, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपके क्षेत्र में क्योंकि बूढ़नपुर तहसील है, इस चीज़ को आप मानते हैं? अब जहाँ तक बात है नोनावी गांव की, तो वो सड़क जब से बनी है दोबारा उसका न रिपेयर हुआ न उसकी मरम्मत हुई है। करीब मैं समझ रहा हूँ 10 साल पहले बनी थी। विधानसभा चुनाव के पहले? हाँ, तब तरह से तो मान लीजिए वो बनी तब से उसका कोई रिपेयर नहीं, उसमें गड्ढे ही हैं, गड्ढों में सड़क है। आने जाने वाले अक्सर उस पर मान लीजिए साइकिल से लोग जाते हैं, तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सब उस इतना प्रभावित हैं कि कभी कभी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तमाम घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ की जो आवाम है वो इस समस्या से बहुत त्रस्त है। इस प्रकरण को कई बार जो है संज्ञान में लिया गया, लेकिन शासन प्रशासन उसको जो है संज्ञान में नहीं ले रहा है।
कि उस सड़क को बनवाने का काम करें। अच्छा, मतलब सामने चुनाव है, लोकसभा चुनाव, क्या चुनावी मुद्दा बन सकती सड़क? चुनावी मुद्दा तमाम है। नहीं, सड़क जो है हो, चाहे आवागमन हो, चाहे महंगाई हो, ये सारी समस्याएं जो हैं 2024 के बहुत बड़े मुद्दे होंगे। क्योंकि एक ही नौनावी की सड़क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देउरपुर से जब आप ककरही वाले रोड पे जाएंगे तो उस पर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और एक बार ककरही के बगल पहले जो गड्ढा है उसमें गाड़ी भी पलट गई थी। उसमें मतलब लोग बच गए, नीचे ड्राइवर और ऊपर ट्रैक्टर। वो तो गांव के लोग तुरंत पहुंचे हैं और उनको बचाने का काम किए। विनोद कुमार वर्मा, पूर्व प्रधान रायपुर खुरासिन। अच्छा, अभी आपके गांव से सिटी एक सड़क जाती है नौनावे? हाँ, जाती है। रानीपुर पिपरी मार्ग से जो है नौनावे तक संपर्क मार्ग है। अच्छा, रानीपुर से। तो रानीपुर की सड़क तो लगभग ठीक है। रानीपुर पिपरी मार्ग से नौनावे लिंक रोड है। लिंक रोड है। कितने किलोमीटर होगी सड़क? ये करीब 800 मीटर होगी। 800 मीटर है? हाँ, 800 मीटर। एकदम जर्जर हो चुकी है, एकदम टूट के ख़त्म हो गई है। टूटी है? यह टूटी कम से कम 5 साल हो गया। अगले विधानसभा चुनाव में जो है 17 में। हाँ, 17 से लेकर अब तक की सड़क पे ना तो रिपेयर कोई एक भी जो है चकती नहीं लगी। रिपेयरिंग की क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे जाने में राहगीरों को कोई परेशानी? बहुत परेशानी हो जाती है। बरसात के समय तो जो पूरा तालाब हो जाता है एकदम। तालाब रहता है? हाँ, आए दिन अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं। स्कूल जाने वाले? हाँ, स्कूल जाने वाले। स्कूल भी है बगल में है, कृषक बंधु विद्या मंदिर स्कूल है। उसके प्रबंधक आप ही? हाँ, प्रबंधक भी है। तो कभी आपने इसके लिए कहीं कोई पहल किया? नहीं, कई बार हम तहसील दिवस में इस आवेदन भी किए, जो है प्रार्थना पत्र दिए। तो इस सड़क सरकार की सबसे महत्वाकांक्षा योजना है, सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि सारी यूपी की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त करने का। क्या यह क्षेत्र यूपी से बाहर है? नहीं, यूपी में तो है। पता नहीं क्यों अधिकारियों की नज़र नहीं आती है, जबकि तहसील मुख्यालय से मात्र जो है 300-350 मीटर की इसके लिए क्षेत्रीय विधायक से आपने कभी, क्योंकि आप उसी पार्टी से ताल्लुकात भी रखते हैं, और विकास पुरुष कह सत्यनारायण बलराम यादव जी का क्षेत्र, अब विधायक आश्वस्त चल रहे हैं इस समय नहीं तो मामला आप 17 का बता रहे हैं, 17 से लेकर अब तक आपको समय नहीं मिला होगा? नहीं, तो कहते हैं ये मामला जो है PWD का है। अगर इसमें विधायक निधि खर्च हो जाएगी तो फिर जो है कि PWD काम नहीं करेगा इसमें। भूटनपुर तहसील से रानीपुर होते हुए नौनावे जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस सड़क का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व किया गया है कि हालत यह हो गई है कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि गड्ढे में सड़क है या गड्ढे में सड़क में गड्ढे हैं, जिसके चलते यात्री फिसल करके बारिश के मौसम में गिर जाते हैं और चोटिल हो जा रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का दावा है कि जब से सड़क का निर्माण किया गया तब से ना तो सड़क की मरम्मत की गई, ना ही निर्माण कार्य किया गया। विभागीय उदासीनता के चलते इस सड़क की ना तो मरम्मत की जा रही है और ना ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है। विभागीय उदासीनता के चलते लोगों को इस दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर बात करें अतरौड़िया क्षेत्र की तो ऐसा ही हाल क्षेत्र की दर्जनों सड़कों का है, जहां प्रदेश सरकार दावा करती है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढा युक्त सड़कें सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दिया है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। भजराम यादव, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपके क्षेत्र में क्योंकि बुढ़ों को तहसील है, इस चीज़ को आप मानते हैं? अब जहाँ तक बात है नौनावी गांव की, तो वो सड़क जब से बनी है दोबारा उसका न रिपेयर हुआ न उसकी मरम्मत हुई है। करीब मैं समझ रहा हूँ 10 साल पहले बनी थी। विधानसभा चुनाव के पहले? हाँ, 17 से। तो मान लीजिए वो बनी तब से उसका कोई रिपेयर नहीं, उसमें गड्ढे ही हैं, गड्ढों में सड़क है। आने जाने वाले अक्सर उस पर मान लीजिए साइकिल से लोग जाते हैं, तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सब उस इतना प्रभावित हैं कि कभी कभी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तमाम घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ की जो आवाम है वो इस समस्या से बहुत त्रस्त है। इस प्रकरण को कई बार जो है संज्ञान में लिया गया, लेकिन शासन प्रशासन उसको जो है संज्ञान में नहीं ले रहा है कि उस सड़क को बनवाने का काम करे। मतलब सामने चुनाव है, लोकसभा चुनाव, क्या चुनावी मुद्दा बन सकती सड़क? चुनावी मुद्दा तमाम है। नहीं, सड़क जो है हो, चाहे आवागमन हो, चाहे महंगाई हो, ये सारी समस्याएं जो हैं
2024 के बहुत बड़े मुद्दे होंगे, क्योंकि एक ही नौनावे की सड़क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देउरपुर से जब आप ककरही वाले रोड पे जाएंगे तो उस पर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और एक बार ककरही के बगल पहले जो गड्ढा है उसमें गाड़ी भी पलट गई थी। उसमें मतलब लोग बच गए, नीचे ड्राइवर और ऊपर ट्रैक्टर। वो तो गांव के लोग तुरंत पहुंचे हैं और उनको बचाने का काम किए। विनोद कुमार वर्मा, पूर्व प्रधान रायपुर खुरासिन। अच्छा, अभी आपके गांव से सिटी एक सड़क जाती है नौनावे? हाँ जाती है, रानीपुर पिपरी मार्ग से जो है नौनावे तक संपर्क मार्ग है। अच्छा, रानीपुर से। तो रानीपुर की सड़क तो लगभग ठीक है। रानीपुर पिपरी मार्ग से नौनावे लिंक रोड है। लिंक रोड है। कितने किलोमीटर होगी सड़क? ये करीब 800 मीटर होगी। 800 मीटर है? हाँ 800 मीटर। एकदम जर्जर हो चुकी है, एकदम टूट के ख़त्म हो गई है। से टूटी है? यह टूटी कम से कम 5 साल हो गया। अगले विधानसभा चुनाव में जो है 17 में। हाँ 17 से लेकर अब तक की सड़क पे ना तो रिपेयर काम हो रहा कोई एक भी जो है चकती नहीं लगी। रिपेयरिंग की क्या बात कर रहे हैं। है। अच्छा, इससे जाने में राहगीरों को कोई परेशानी? बहुत परेशानी हो जाती है। बरसात के समय तो जो पूरा तालाब हो जाता है एकदम। तालाब रहता है। हाँ, आए दिन अभी बच्चे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं। स्कूल जाने वाले? हाँ स्कूल जाने वाले। स्कूल भी है? बगल में है कृषक बंधु विद्या मंदिर स्कूल है। उसके प्रबंधक आप ही हैं? हाँ प्रबंधक भी है। तो कभी आपने इसके लिए कहीं कोई पहल किया? कोई नहीं, कई बार हम तहसील दिवस में आवेदन भी किए जो है, प्रार्थना पत्र दिया? प्रार्थना पत्र दिए। तो इस सड़क सरकार की सबसे महत्वाकांक्षा योजना है, सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि सारी यूपी की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त करने का। क्या यह क्षेत्र यूपी से बाहर है? नहीं यूपी में तो है ही है। पता नहीं क्यों अधिकारियों की नज़र नहीं आती है, जबकि तहसील मुख्यालय से मात्र जो है 300-350 मीटर की इसके लिए क्षेत्रीय विधायक से आपने कभी, क्योंकि आप उसी पार्टी से ताल्लुकात भी रखते हैं, और विकास पुरुष कह सकते माननीय बलराम यादव जी का क्षेत्र। अब विधायक आश्वस्त चल रहे हैं इस समय नहीं, तो मामला आप 17 का बता रहे हैं। 17 से लेकर अब तक आपको समय नहीं मिला होगा? नहीं तो कहते हैं ये मामला जो है PWD का है। अगर इसमें विधायक निधि खर्च हो जाएगी तो फिर जो है कि PWD काम नहीं करेगा उसमें। आजमगढ़ से खबर है, जहां अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने कहा है कि दारा सिंह चौहान को 1996 में श्रद्धेय नेताजी के सहयोग से राज्यसभा जाने का मौका मिला था। समाजवादी पार्टी से विधायक चुने जाने के बाद जब उनको एहसास हुआ कि सपा की सरकार नहीं बन रही है, तब से लेकर आज तक वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिए। भाजपा छोड़ते वक्त उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा में पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या अब न्याय होने लगा? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी सरकार द्वारा 19,000 पीड़ित पिछड़े दलितों की छीनी गई नौकरियां उनको वापस मिल गई? आज जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव PDA के माध्यम से पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे वक्त में दारा सिंह चौहान ने PDA आंदोलन को कमजोर कर पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों को धोखा देने का काम किया है। तमाम इस तरह की बातें कही, सुनिए। दारा सिंह चौहान जी को सबसे पहले 1996 में माननीय नेताजी के आशीर्वाद से राज्यसभा में जाने का मौका मिला। माननीय नेताजी ने कहा था कि चौहान समाज का एक बेटा को राज्यसभा में जाएगा हमारे सहयोग से, तो चौहान समाज को एक मजबूती मिलेगी, एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा राज्यसभा में। यहाँ पे जब वो आए समाजवादी पार्टी में विधायक बने, और जब उनको यह एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है, तभी से वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो आजमगढ़ का कोई कार्यक्रम हो या लखनऊ का कोई कार्यक्रम हो, उन्होंने आज तक कोई शिरकत नहीं किया, कोई पार्टिसिपेशन उनका नहीं रहा। तो पूरी पार्टी को पता था कि आज नहीं तो कल वो जाएंगे। और आज जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी PDA के माध्यम से पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को संगठित करके एक उनको मजबूती देने के लिए, एक देश के जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है 2024 के, उसमें उनको मजबूती देने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे इस PDA के आंदोलन को दारा सिंह चौहान ने छोड़ करके इस PDA के आंदोलन को कमजोर करने का काम किया है। और जहां तक चर्चाएं हैं उनकी भाजपा में जाने की, तो भाजपा तो PDA के लिए कुआं है, या कुआं कह सकते हैं या खाई कह सकते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा शोषण पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज का होता है। और हो सकता है कि उनको बाकी भ्रष्टाचारियों की तरह वॉशिंग मशीन में, भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल करके कोई बड़ा पद मिल जाए, लेकिन वो पिछड़े दलित और चौहान समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए
उन्होंने जो धोखा देने का काम किया है, ये समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। अंततोगत्वा ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ गठबंधन में चले ही गए। अब सवाल उठता है कि 2019 में उन्होंने गठबंधन से बाहर क्यों जाने का फैसला किया? क्योंकि उन्होंने घोसी लोकसभा से अपने बेटे के लिए सीट मांगी थी, जो कि मिली नहीं। इसकी वजह से वो लगातार योगी सरकार पे हमलावर रहे और उनकी बर्खास्तगी होने ही वाली थी कि उन्होंने अपनी इज्जत को बचाते हुए इस्तीफा दे के वहां से निकल लिए। आज उन्होंने फिर से भाजपा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया, अपने बेटों के कैरियर को के लिए आश्वासन मिलने पर, अपने बेटों को लोकसभा की सीट मिलने के आश्वासन पर। ओम प्रकाश राजभर जी, आपको अपने बेटों के कैरियर की इतनी चिंता है, लेकिन क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 19,000 पिछड़ों और दलितों के बेटों के कैरियर को जो तबाह किया योगी सरकार ने, क्या उनके कैरियर की तबाही को लेकर के कोई आश्वासन आपको मिला है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपको ये भी आश्वासन मिला है कि भविष्य में वो दलित समाज के ऊपर फिर से पेशाब नहीं करेंगे? तो ये सारी चीजें आपको जनता के बीच बतानी पड़ेगी। रविवार को भाटियागंज तहसील सभागार में तहसील बार एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय पारसनाथ सिंह की उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर अधिवक्ताओं ने सभागार में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। तत्पश्चात लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें पारसनाथ सिंह के साथ बिताए गए अधिवक्ता संघ के लिए उनका जीवन संघ के रूप में एक जिम्मेदार तहसील मार्टिनगंज का अध्यक्ष होने के साथ साथ अधिवक्ताओं, अधिकारियों वादाकारियों के साथ समावेश की चर्चा की गई। इस दौरान छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी कार्यक्रम में दर्जनों अधिवक्ता स्वर्गीय पारसनाथ सिंह की पुण्यतिथि पर उनके चाहने वाले भी वहां पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान स्वर्गीय पारसनाथ सिंह के पुत्र अधिवक्ता ब्रजेश सिंह, राज्य पूर्व अध्यक्ष राम नजूर यादव, विजय तिवारी, पंकज तिवारी, सूबेदार यादव, महंता प्रसाद यादव सहित तमाम लोग उपस्थित। सकड़ी तहसील क्षेत्र की जैनपुर नगर पंचायत के निर्दलीय सभासद ने भाजपा की सदस्यता की ग्रहण दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने लखनऊ में दिलाई सदस्यता। जैनपुर प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। शनिवार की शाम को जैनपुर नगर पंचायत समता नगर वार्ड नंबर 2 के निर्दलीय सभासद सबरी आलम खान ने भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर शनिवार की शाम को निर्दलीय सभासद सबरी आलम को क्षेत्रीय महामंत्री सैयद नायाब आजमी व जिला कोषाध्यक्ष फुरकान खान के नेतृत्व में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मोहसिन रजा विधान परिषद सदस्य के द्वारा सदस्यता दिलाई। रविवार को सभासद सबरी आलम खान के जैनपुर में प्रथम आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबरी आलम खान को फूलमाला व भाजपा का गमछा पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वह इस दौरान वार्ता करते हुए सभासद सबरी आलम खान ने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी के लिए 15 वर्षों तक कार्य किया, लेकिन नगर चुनाव में समाजवादी पार्टी जो सिंबल नहीं मिला और फिर मैंने ठान लिया कि निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतूंगा और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जैनपुर नगर पंचायत के वार्ड समता नगर से चुनाव जीत लिया। वही मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मैं सबरी आलम खान वार्ड नंबर 2 समता नगर से सभासद हूँ। जनता पार्टी मुझको अच्छी लगी, वो विकास करती है, आवाज़ दिया है, गल्ला देती है, सबको एक साथ लेके चलती है। भाई सबका साथ सबका विकास है भाजपा में। इससे पहले आप किस पार्टी? इससे पहले हम समाजवादी पार्टी में थे। 15 साल समाजवादी पार्टी की सेवा करे, जब देखे उसमें कोई कदर नहीं है इसलिए हम पार्टी छोड़ दिए और बीजेपी का दामन थाम लिए। तो पार्टी हमको टिकट नहीं दी, इसीलिए हम उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। आपने भाजपा का दामन थाम लिया? जी, हम भाजपा का दामन थाम लिए क्योंकि भाजपा अच्छी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास करती है। आजमगढ़ सकड़ी तहसील क्षेत्र के नवादा निवासी पैमाइश के लिए दर दौड़ रहा है। मजदूर सरकारी आवास के लिए इकाई किस्त पैमाइश नहीं होने से नहीं हो पा रहा है। निर्माण पैमाइश कराने की उपजिलाधिकारी से लगाई गुहार। जीनत पुत्र झिलमिट निवासी निवादा का सरकारी आवास निर्माण के लिए किस्त आई हुई है। सरकारी आवास बनाने के लिए बैनामा की भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कराया, जिसको विपक्षी वीरेंद्र पुत्र रामधानी ने कार्य रोक दिया। वही 20 मई से प्रार्थना पत्र देकर पैमाइश के लेखपाल के पास दर की भटक रहा है, किंतु अभी तक पैमाइश नहीं होने से निर्माण कार्य रुका हुआ है। जो आवास से धन आया हुआ था, निर्माण नहीं होने पर मुकदमा दर्ज हो गया। वही विपक्षी निर्माण नहीं होने देने की धमकी दे रहा है। उप जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर मजदूर ने सरकारी आवास बनाने के लिए पैमाइश कराने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या मामला है? मामला सर ऐसा है, जमीन का है, 2 लोग लिखाए हुए हैं, जमीन मौके पे है। लेखपाल साहब से आदेश भी कराए, एडीएम तहसीलदार
सबसे आदेश करा लिए, लेकिन लेखपाल पैमाइश नहीं कर रहे हैं। हमारा सरकारी आवास आया सर, बनने नहीं दे रहे हैं लोग, और ब्लॉक से बार बार नोटिस आ रहा है कि आप नहीं बनवाएंगे तो आपको जेल जुलवाना हो जाएगा। आप सरकारी पैसे के जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के आप ग्राम प्रधान हमारे यहाँ अंजनी प्रधान हैं, तो क्या उनसे भी कहे तो वो कहे कि ठीक हम करवा देंगे, लेकिन सर आज 15 दिन से भी झेला रहे हैं, नहीं आए साथ में हमारे, इसलिए हम अकेले दौड़ दौड़ के साहब आ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते साहब उन्नत जे हमारा आवास बन जाए, हम और कुछ नहीं चाहते सर। आजमगढ़ के आतरौलिया से खबर है, जहां बीती शाम गाजीपुर डिपो की बस लखनऊ से गाजीपुर के लिए रवाना हुई। आलमबाग लखनऊ से बुढ़नपुर के लिए एक व्यक्ति बस में सवार हुआ जो नशे में धुत था और बस में सवार महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था, जिसे लेकर चालक और परिचालक में झड़प भी होती रही। जैसे ही बस रात्रि में बुढ़नपुर चौराहे पर पहुंची, उक्त व्यक्ति द्वारा फोन कर अन्य 8-9 लोगों को वहां पर बुला लिया गया, जो बस रुकते ही बस के शीशे पर प्रहार कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया और चालक परिचालक के साथ मारपीट किया। इसी हाथापाई में परिचालक का 48,000 रुपये भी गायब हो गया। घटना के बाद बस चालक कप्तानगंज की तरफ तेजी से बस लेकर भागा और कुछ दूर पर पहुंचकर डायल 112 को फोन लगाया तो फोन नहीं लगा। कप्तानगंज थाने के शिवजी नंबर पर फोन किया तो कप्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा बताया गया कि यह घटना का सीमा क्षेत्र आतरौलिया थाने के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात परिचालक द्वारा आतरौलिया थाने के शिवजी नंबर पर सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर बस में सवार यात्रियों को एक अन्य बस में शिफ्ट कर क्षतिग्रस्त बस को आतरौलिया रोडवेज पर ले आई। बस के परिचालक चंदन तिवारी ने अज्ञात के खिलाफ आतरौलिया थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परिचालक के तहरीर पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर घटना की जांच की जा रही है। आइए सुनाते हैं कि बस के चालक और परिचालक ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भी आपका? चंदन तिवारी। कहाँ के निवासी? हम गाजीपुर के दुल्लोपुर जखनिया क्षेत्र के बोड़कुड़ा क्षेत्र के निवासी हैं। ये आप गाजीपुर डिपो बस से कहाँ ले जाते हैं इसके बारे में? मैं दिल्ली से गाजीपुर गया था और दिल्ली से वापस मैं गाजीपुर जा रहा था सेवा लेकर के, और आलमबाग में एक यात्री हमारे बस में बैठा जो कि ड्रिंक किया हुआ था, और वो अवध बस स्टेशन के बाद एक महिला यात्री हमारी सीट पे बैठी थी और मैं आगे ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ था, और वो महिला यात्री के पे पीछे से हाथ लगाने लगा, जिसको मैंने वहाँ से हटा करके दूसरी सीट पे महिला को बैठा दिया। इसके बाद वो यात्री आकर के स्लीपर पे ड्राइवर के पास बैठ गया। जब हमने कहा कि पीछे आप चले जाइए, चालक को सोने में दिक्कत होगी, तो उसने कहा कि नहीं मुझे यहीं ठीक है। इसके बाद हमने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इसके बाद वो कहा कि हमें बाथरूम करना है, गाड़ी रोक दीजिए। जब हमने गाड़ी रोक दी तो इतना ड्रिंक किया हुआ था कि वो गिर गया। गिर करके उठा, उससे गिरने की वजह से हमारी मोबाइल गिरी और टूट गई। मैं नंबर डायल कर रहा था। इसके बाद वो गया बाथरूम करके आया, फिर वहीं बैठने लगा। हमने कहा यार आपने हमारा ग्लास तोड़ दिया है और आप जाकर के आप पीछे बैठ जाइए। इसके बाद वो कुछ बोला नहीं, वहाँ से जा कर के वो पीछे बैठ गया। इसके बाद उसने कब किसको क्या फ़ोन किया मुझे पता नहीं। जब गाड़ी बुढ़नपुर रुकी तो उसके अज्ञात लोगों ने कम से कम 8 लोगों की संख्या में डंडे लेकर के बस में चढ़े और चढ़ते ही मारना स्टार्ट कर दिए। और मारने के बाद मुझे लगता है कि हमारे बैग से जो कैश गायब है उन्होंने ही छीन कर ले गया है। हमारे बस भी क्षतिग्रस्त की है, इसके बारे में बताइए किस चीज़ से वार की है? इस पर बेस बैट से मार करके इसको शीशे को तोड़ दिए। तो इसकी सूचना आप कहाँ दिए, कैसे दिए इसके बारे में? इसकी सूचना जब हम 112 नंबर पे डायल किए तो 112 नंबर पे फ़ोन नहीं लगा, तो हम रानीपुर में गाड़ी रोके तो वहाँ पे एक बोर्ड पे थानाध्यक्ष का नंबर लिखा हुआ था। वो मुझे पता नहीं था कि ये थानाध्यक्ष कप्तानगंज के हैं या अतरौलिया के हैं। जब मैंने उसको डायल किया तो थानाध्यक्ष महोदय थोड़ी देर में घटनास्थल पे पहुँचे, जो कि रानीपुर से गाड़ी घुमा करके फिर बुढ़नपुर लाई गई। तत्पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि उनका क्षेत्र नहीं पड़ता है। इसके पश्चात उन्होंने फ़ोन करके दूरभाष द्वारा सूचना अतरौलिया क्षेत्र के थानाध्यक्ष को दी। इसके बाद उन्होंने मुझे अतरौलिया थानाध्यक्ष का नंबर मुहैया कराया और उन्होंने कहा कि आप इनसे बात करके गाड़ी को थाने ले जाइए। लगभग कितना पैसा मिसिंग है आपका? कितना पैसा गायब है, क्या है, उन लोग ले गए हैं, कितना है लगभग? लगभग हमारा 48,000 रुपये की गायब है हमारा। और क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारी बस को मार करके बेस बैट से क्षतिग्रस्त कर दिए हैं और मार करके हमारे हाथ में काफ़ी स्वेलिंग आई है, जो कि यहाँ सूजा हुआ है, और मार करके हाथ में मोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हमारे चालक को भी बेरहमी से पीटा गया। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। किस आप डिपो के चालक हैं? चालक हैं गाजीपुर डिपो के। क्या घटना घटी थी आप बस में और कितने बजे घटना घटी थी, क्या है मामला, इसके बारे में बताइए। घटना लगभग 1:45 बजे घटी थी। आलमबाग से एक यात्री बैठा था दारू पी के और रास्ते में बदतमीजी कर रहा था, और उसके बाद पेशाब करने के लिए गाड़ी रुकवाया
और गाड़ी रुकी, उतरते समय वो गिर गया। फिर गाड़ी में आया, बैठा और फिर उसके बाद गाड़ी में पीछे बैठा और आगे पहले बैठा और फिर आगे से फिर पीछे उसको भेज दिया गया। पीछे गया और बैठा, फिर अपना फ़ोन ऑन किया किसी को, क्या उसको क्या दिक्कत थी। अब वो बुला करके बुरहानपुर चौराहे पे 8-10 लोगों को बुलाया था। 8-10 लोगों की संख्या में आए लोग और तुरंत मार पीट के वहाँ से कैश वैसे लेके भाग गए कंडक्टर। गोरखपुर में कहाँ कैसे आप क्या सवारी उतार रहे थे, कैसे कैसे क्षतिग्रस्त किया, इसके बारे में बताइए। जी, बस वहाँ से यात्री और भी बुरहानपुर के बैठे थे, उनको उतारने के लिए बस रुकी और उसको भी वहीं बुरहानपुर उतरना था। और जैसे बस रुकी वैसे 8-10 लोगों की संख्या में लोग बस में चढ़ गए और तुरंत हम लोगों को मारना शुरू कर दिए। आप एक कंडक्टर और 2 ड्राइवर थे जी। किसको चोट लगी है, क्या है इसके बारे में बताइए। चोट मुझे लगी, एक ड्राइवर तो स्टीयरिंग पर थे, वो गाड़ी चला रहे थे और मैं वहाँ स्लीपर पे लेटा हुआ था। जब लोग मारना शुरू कर दिए तो मैं और कंडक्टर दोनों लोग वहीं एक ही जगह बैठे थे, तो उनको भी मारे, हमको भी मारे और उनका बैग छीन के पैसा, उनका कैश जो लगभग 48,000 रुपया था, लेके भाग फरार हो गए।